गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे राज्य सरकार, आपका नया अध्याय राज्य सरकार, जिसमें राज्य विधानमंडल का कार्य और उसका गठन, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो संविधान के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 168 के अंतर्गत के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। इसके साथ साथ जो राज्यपाल तथा राज्यों के 2 सदनों से तथा कुछ में एक सदन से मिलकर बने हुए हैं। ये जो राज्य विधानमंडल है, ये विधानमंडल एक तो राज्यपाल तथा 2 सदनों, राज्यपाल तथा 2 सदनों एवं किसी राज्य में एक सदन को मिलाकर राज्य विधानमंडल का निर्माण किया जाता है। यानी संविधान के अनुसार अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल तथा 2 सदनों एवं किसी राज्य में एक सदन को मिलाकर राज्य विधानमंडल का निर्माण किया जाता है। इसके साथ साथ प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होता है। यानी प्रत्येक राज्य में प्रत्येक वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर राज्य में वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। जो प्रतिनिधि सदन होता है, विधानमंडल के सदन को विधानसभा कहते हैं। यानी कि विधानमंडल के इस सदन को विधानसभा कहते हैं। विधानसभा कहते हैं। जैसे हम अपने यहाँ राजस्थान की बात करें तो हमारे यहाँ पर केवल एक सदन है विधानसभा, विधानमंडल का एक सदन है जिसमें 200 सदस्य जनता के द्वारा वो वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जिसे हम विधानसभा कहते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो राज्य के विधानमंडल एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक भी हो सकते हैं। यानी राज्य का जो विधानमंडल है, इसका एक सदन हो सकता है, कई राज्यों में 2 सदन भी है। इसके साथ इस बात का निर्णय का अधिकार राज्य निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं भारतीय संसद करती है। यानी कि किस राज्य में कितने विधानमंडल के कितने सदस्य होंगे, कितने सदन होंगे, इस पर निर्णय या तो राज्य के जनप्रतिनिधि करते हैं या फिर भारतीय संसद का निर्णय वो सर्वोपरि माना जाता है। वर्तमान समय में हमारे देश या भारतीय संघ में 7 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था है। वर्तमान समय में भारत संघ में
7 राज्यों में सदनात्मक विधानमंडल है। अब इसमें आपको बता देता हूं, उत्तर प्रदेश, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, यानी राज्य विधानमंडल के 2 सदन, जिसमें हमारे देश में 7 राज्यों के अंदर द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन सभी राज्यों में 2 सदन है। जिस तरह से आपने संसद के 2 सदनों के बारे में पढ़ा, लोकसभा और राज्यसभा, इसी तरह से राज्य विधानमंडल के भी 2 सदन है। पहला है विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। अब इन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही विधानमंडल के सदन है। अब आप कहते हैं, देखो, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले इन 7 राज्यों में विधानमंडल के निम्नलिखित 3 अंग होते हैं। सबसे पहले, अब इन द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले राज्यों में 3 सदन होंगे। पहला राज्यपाल, उसके बाद में विधानसभा, उसके बाद आपके विधान परिषद, विधानसभा या फिर विधान परिषद। विधानसभा को प्रथम सदन, विधान परिषद को दूसरा सदन। ये निम्न सदन कहलाता है और ये उच्च सदन कहलाता है। इन तीनों का मिला जुला रूप ही विधानमंडल कहलाता है। ये पूरा विधान मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? विधान मंडल। यानी विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इन तीनों को मिलाकर के ही विधानमंडल का निर्माण किया जाता है। विधानसभा को प्रथम सदन कहते हैं, इसे निम्न सदन कहते हैं। ये जनप्रतिनिधियों का सदन है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वैश्य मताधिकार के आधार पर जो विधायक चुन करके आते हैं वो विधानसभा में ही आते हैं। जैसे हमारे राजस्थान के 200 जनप्रतिनिधि, 200 जो विधायक हैं, वो विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं, जिन्हें हम MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद दूसरा जो सदन है विधान परिषद, ये स्वयं राज्यसभा की तरह ही सदन है। इसको दूसरा सदन कहते हैं और उच्च सदन भी इसे कहते हैं। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो ये आपके पास विधानमंडल का गठन कैसे किया जाता है, ये ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं कि विधानमंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं, किस तरह से विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं, उनकी योग्यताएं क्या है, उनका कार्यकाल कितना होता है, किस प्रकार वो शपथ ग्रहण करते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है, ये सारी बातें हम विधानमंडल के गठन में पढ़ेंगे। तो ये राज्य विधानमंडल। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सदस्य संख्या। कि विधानमंडल
में कितनी सदस्य संख्या होती है। तो देखिए राज्य संविधान में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की केवल न्यूनतम और अधिकतम संख्या ही निश्चित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है 170 के अनुसार। यानी आप देखोगे अनुच्छेद 170 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य विधानमंडल में अधिकतम सदस्य संख्या 500 होगी। कितनी होगी? 500 होगी इसके अनुसार। और न्यूनतम सदस्य संख्या 500 होगी तथा न्यूनतम 60। न्यूनतम जो सदस्य संख्या वो 60 होगी। साथ साथ चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य का भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में भी विभाजित किया गया है। यानी चुनाव के आधार पर राज्यों को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कई भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कई भागों में विभाजित किया गया है। इसके साथ साथ विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। एक विधानसभा का सदस्य प्रत्येक विधान सभा का सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि प्रत्येक विधानसभा में जो एक सदस्य है वो लगभग 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि 75,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। तो ये था कि राज्य विधानमंडल में कितने सदस्य होंगे। तो स्पष्ट है कि भारत अपने संविधान के अनुसार 170 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य विधानमंडल में अधिकतम जो सदस्य संख्या होगी वो 500 होगी और न्यूनतम 60 होगी। अच्छा, चुनाव के आधार पर राज्यों का जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कई भागों में विभाजित कर दिया गया। इसके साथ साथ विधानसभा में प्रत्येक एक सदस्य यानी हर एक सदस्य है वो राज्य की 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। अब आता है कि विधानसभा में जो सदस्य संख्या है उन सदस्य संख्याओं का जो बंटवारा कैसे किया जाता है। यानी यहाँ आरक्षण के अनुसार चुने जाते हैं या किस प्रकार से उनका चुनाव किया जाता है। तो है स्थान आरक्षण। क्या सदस्यों के लिए स्थान रिजर्वेशन किया गया है। तो देखो, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण की व्यवस्था 95 संवैधानिक संशोधन 2009 के अंतर्गत किया गया है। यानी कि अनुसूचित जाति व जनजाति इनके सदस्यों के लिए संविधान के अनुच्छेद 95 संवैधानिक संशोधन
संविधान के 95 संवैधानिक संवैधानिक संशोधन 2009 के अनुसार 2009 के अनुसार जनवरी 2020 तक के लिए जनवरी 2020 तक के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। इसमें यह संबंधित राज्य का राज्यपाल यह अनुभव करता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के अगर सदस्यों का जनप्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो उस समुदाय के कम से कम एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। अगर राज्यपाल को ऐसा लगे कि भाई विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वह कम से कम एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं। इस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति और इनके सदस्यों के लिए संविधान के 95 संवैधानिक संशोधन 2009 के अनुसार जनवरी 2020 तक स्थानों का आरक्षण किया गया था। अब आता है कि देखो निर्वाचन की पद्धति कि जो विधानसभा के सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे किया जाता है, कौन सी पद्धति है जिसके माध्यम से इनका निर्वाचन किया जाता है। अब पहले वीडियो हम चर्चा कर रहे थे कि विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो आंग्ल भारतीय समुदाय के नामजद सदस्यों को छोड़कर यानी कि जो राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के नामजद जो एक सदस्य होता है उसको छोड़कर बाकी जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदाता प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का चुनाव करता है। 18 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में अंकित हो तो वह अपने इन सदस्यों का चुनाव कर सकता है। इसके साथ साथ चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार एवं संयुक्त निर्वाचन प्रणाली एवं साधारण बहुमत की पद्धति अपनाई है। सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय है, यानी कि सभी जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य होते हैं। यानी कि जो भी निर्वाचन क्षेत्र है उन निर्वाचन क्षेत्रों से केवल एक सदस्य ही चुना जाएगा। जैसे अपने यहाँ राजस्थान में विधानसभा के लगभग 200 निर्वाचन क्षेत्र है। कितने हैं? 200 निर्वाचन क्षेत्र। उन 200 निर्वाचन क्षेत्रों से केवल 200 सदस्यों का ही निर्वाचन होता है। 200 सदस्य चुन करके
आते हैं। हालांकि सदस्य तो कितने भी खड़े हो सकते हैं, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक सदस्य खड़े हो सकते हैं, चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जीत एक ही होती है और वही सदस्य निर्वाचित माना जाता है। इस तरह से हमारे यहाँ पर यह कहा गया है कि सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। तो ये निर्वाचन की पद्धति है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जो राज्य की जनता है वो जनता अपने यहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं उन प्रतिनिधियों का चुनाव करती है वयस्क मताधिकार के आधार पर। अब आप क्या है सदस्यों की योग्यताएं कि हम किन किन सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं। तो जो विधानसभा के सदस्य हैं, सदस्यों की योग्यताएं वो कौन कौन सी योग्यताएं हैं जिसके द्वारा जो व्यक्ति है वो विधानसभा का सदस्य वो बन सकता है। तो सबसे पहले बात आती है वह है भारत का नागरिक। भारत का नागरिक सबसे पहले शर्त यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो, यानी ऐसा सदस्य जिसकी आयु पूरी 25 वर्ष हो चुकी हो वह सदस्य विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। तीसरा, वह किसी दोहरे लाभ के पद पर न हो, यानी कि वो किसी भी दोहरे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यानी जैसे कि कोई व्यक्ति सरकारी पदाधिकारी है तो वो सरकारी सेवा में रहते हुए विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता है, इसे कहते हैं दोहरे लाभ के पद पर नहीं हो। और चौथा है वह न्यायालय के द्वारा पागल व दिवालिया घोषित न किया गया हो। ये चार जो योग्यताएं हैं, इन योग्यताओं को पूर्ण करने वाला व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो। साथ साथ में कि वह संसद के द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो, यानी समय समय पर संसद जो भी शर्तें नियम लागू करके उनको पूरा करता हो तो वह सदस्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित बनने की योग्यता पूरी रख सकता है। वो सदस्य विधानसभा का सदस्य वो बन सकता है। तो ये 5 योग्यताएं हैं, इनमें कहीं भी पढ़ाई लिखाई की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी सदस्य इन योग्यताओं को पूरी करता हो तो वह विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट, सदस्यों की सदस्यता का अंत कैसे होता है कि ऐसे कौन सी विधि, ऐसा कौन सा नियम है जिसके माध्यम से हम विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता का अंत कर सकते हैं। सदस्यों की सदस्यता का अंत का अर्थ है कि भाई वो उसकी जो सदस्यता है विधानसभा की वो कैसे वो छोड़ी जा सकती है। तो देखो, कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, यानी कि दोनों सदनों का सदस्य, दोनों सदन का समझ गए, विधानसभा और विधान परिषद। एक व्यक्ति अगर एक साथ दोनों सदनों की सदस्यता
सदस्य बनने पर उसे एक सदन की सदस्यता से त्याग पत्र देना पड़ता है। तो एक सदन से उसकी सदस्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस तरह से दूसरा यह कि कोई भी सदस्य यदि विधानमंडल से संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन तक अगर वह अनुपस्थित रहता है, तो यानी कि विधानसभा में 60 दिन से लगातार अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। तीसरा यह कि अगर मान लो कोई भी सदन का सदस्य हो चुकने के बाद उसने सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती है, तो उसमें कोई निर्धारित अयोग्यता पैदा हो जाती है। यानी कि यदि किसी सदन का सदस्य हो चुकने के बाद उसे सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यताएं नहीं रह जाती, यानी कि संसद के द्वारा जो शर्तें तय की गई है अगर वह पूरी नहीं करता है तो उस सदस्य की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। तो सदस्य की योग्यताएं नहीं होने पर उसे सदस्यता से हटा दिया जाता है। इस तरह से सदस्यों की जो सदस्यता है उनका अंत हो जाता है। सबसे पहली बात कि दोनों सदनों का सदस्य बनने पर, यानी विधानसभा और विधान परिषद का एक साथ सदस्य चुने जाने पर उसे एक सदन की सदस्यता से त्याग पत्र देना पड़ता है, तो स्वतः ही एक सदन की सदस्यता से वह उसका अंत हो जाता है। दूसरे की विधानसभा में अगर वह लगातार 60 दिन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता का अंत हो सकता है। तीसरा है कि संसद के द्वारा निर्धारित जो योग्यताएं या शर्तें हैं अगर वह पूरी नहीं होती है तो उसकी सदस्यता का अंत किया जा सकता है। अब आता देखो सदस्य बनने के बाद उनका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल यानी सदस्यों का कार्यकाल। तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राजनीतिक जनप्रतिनिधियों का चुनाव का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल समय से पूर्व भी विधानसभा को भंग कर सकता है। देखिए सेम वही चीज है जो आपने केंद्र सरकार के बारे में पढ़ी है। जैसे व्यवस्थापिका के बारे में आपने पढ़ा, व्यवस्थापिका के 2 जो अंग है जैसे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा, वही चीज सेम यहाँ पर है। अगर आपने केंद्र सरकार वाले जो वीडियो है उसमें जो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर वो आप अच्छी तरह से अगर पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो आपको राज्य सरकार वाला ये जो अध्याय है उसको ज्यादा समझने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों कि जो व्यवस्था हमारे केंद्र में है वही व्यवस्था हमारे यहाँ पर राज्यों के अंदर है। तो जिस तरह से केंद्र में संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, राज्यों में वही संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है।
केंद्र में वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है वो मंत्रिमंडल में नियुक्त होती है और जिसका जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री होता है। वही स्थिति राज्यों के अंतर्गत है। राज्यों में वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है वो मंत्रिमंडल में होती है और उसका जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो हमारे यहाँ पर इसी तरह से संस्थात्मक शासन व्यवस्था की गई है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा वो किया गया। जो स्थिति केंद्र में है वही स्थिति हमारे यहाँ पर राज्यों में। आपको केवल एक नाम परिवर्तन करने की आवश्यकता है, बाकी बिल्कुल जो कार्य शक्तियां अधिकार वही है। केवल राज्यपाल को संकटकालीन अधिकार वो नहीं दिए गए, बाकी वही व्यवस्था है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनका कार्यकाल मैंने आपको बता दिया 5 साल का होता है। साथ साथ राज्य की जो विधानसभा है उसको राज्यपाल समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। इसके साथ देखिए अब नेक्स्ट आप क्या है, पदाधिकारी। पदाधिकारी यानी कि विधानसभा में भी पदाधिकारी होते हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुनाव करते हैं। अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष व अन्य सदस्यों में से उपाध्यक्ष चुना जाता है। यानी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। ये विधानसभा के पदाधिकारी होते हैं जो विधानसभा के कार्यों का संचालन करते हैं, उनकी बैठकों का संचालन करते हैं, उसका अधिवेशन जो है बुलाते हैं। तो इसके साथ साथ जिनको इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों में से किया जाता है और इनका कार्यकाल भी विधानसभा के कार्यकाल के समान है। यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। यदि विधानसभा पहले भंग हो जाती है समय से पूर्व तो इनका कार्यकाल भी समाप्त माना जाता है। इसके साथ साथ इसके बीच अपना अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है वो उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। इसके साथ किंतु इस प्रकार के प्रस्ताव की जो सूचना है वो 14 दिन से पूर्व वो देनी होती है। यदि मान लो अध्यक्ष अपने पद से त्याग पत्र देना चाहता है तो विधानसभा में 14 दिन से पहले ही इसकी सूचना देगा, या उपाध्यक्ष अपने पद से त्याग पत्र देता है तो विधानसभा में इसकी सूचना 14 दिन से पूर्व ही वो देनी होती है। तो ये आपके राज्य विधानमंडल का गठन कि राज्य विधानमंडल का गठन कैसे किया जाता है।